इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स 3 लेवल पे हुआ था, एक लैंड रिफॉर्म्स, एक लैंड सीलिंग, ये दोनों पोर्शन हमने पढ़ लिया, और एक ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब हम आज की स्टोरी स्टार्ट करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन से। फिफ्थ पॉइंट का ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये हेडिंग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टोरी हमारी पहुंच गई थी कि सर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी अच्छा पुश हो, ठीक। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया सर, प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जमींदारी सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, जमींदारी सिस्टम को पूरी तरीके से अबॉलिश किया, और जब जमींदारी सिस्टम बनाया हटाया, साथ के साथ क्या कर दिया, जो टिलर ऑफ द सॉइल है वही ओनर ऑफ द सॉइल किया। इस तरीके से जो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड लैंड थी वो काफी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो एक ये लेवल ऑफ सोल्यूशन किया। दूसरा लेवल ऑफ सोल्यूशन क्या किया, जो बचे हुए फार्मर्स थे जिनको लैंड नहीं मिली, उनके लिए उन्होंने क्या किया, लैंड सीलिंग का एक एक्ट लेके आए। उसमें स्टिल जो कॉन्सेंट्रेटेड लैंड थी, एक ही जगह पे कम लोगों के पास ज्यादा लैंड थी, उसको भी उन्होंने वहां से डिक्रीज किया। एक लैंड सीलिंग के रूल के हिसाब से स्टिल बचे हुए जो फार्मर्स थे उनके पास वो लैंड अवेलेबल हो गई। नाउ द पॉइंट इज, क्या हम बोल सकते हैं कि लैंड सीलिंग और लैंड रिफॉर्म्स के बाद ऑलमोस्ट सभी फार्मर्स के पास लैंड थी, यस और नो? कैसा बोल सकते हैं कि वो जो कम लोगों के पास ज्यादा लैंड की बजाय ज्यादा लोगों के पास भले ही कम लैंड हो पर पहुंच गई, लोगों के पास लैंड स्ट्रक्चर पहुंच चुका था? क्या हम ये बात समझ सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग से? बोलो ये बात समझ में आई है सबको, यस और नो? इसको इस तरीके से समझो, सिर्फ मेरे पास लैंड है और आप में से किसी के पास नहीं है, दिस इज अ प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो क्या हुआ कि रिफॉर्म्स हुए आपके, कैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए, लैंड सीलिंग हुआ, अब सबके पास लैंड है। यहां तक कोई डाउट? नो। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि हमारे पास लैंड तो है पर आप प्रोडक्टिविटी तो करनी है, ज्यादा प्रोडक्शन तो करना है। तो यहां पे स्टार्ट होता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, आपने HYV का नाम सुना है? क्या था? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड, हाई मतलब ज्यादा, यील्ड मतलब आउटपुट, आउटपुट को हम यील्ड से बोलते हैं। वैरायटी सीड्स मतलब उसकी जो सीड्स होती हैं उसको हम बोलते थे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पे थे, अब सभी लोगों के पास लैंड अवेलेबल है एंड उस लैंड के ऊपर प्रोडक्शन की बातें चल रही हैं कि कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। सो अब आप डेट याद करिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में इंडिया के अंदर आया था। देश कब आजाद हुआ था? 1947। स्टार्टिंग के 2-4-5 साल के अंदर ही आपके लैंड सीलिंग, सॉरी लैंड रिवॉल्यूशन, रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग, ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हुई थी। लेकिन स्टिल 1960s तक इंडिया का आउटपुट अच्छा नहीं आया उस लैंड के ऊपर। देन इन 1960 से 1970s तक फेज 1 चालू हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती थी। ये क्या होता है अभी हम इसके अंदर आते हैं। हाँ, HYV सीड्स का यूज होता था। अभी इतना समझ लो कि उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, अभी आएंगे हम उसके पोर्शन पे। सो फेज 1 ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो था हमारा आपका 1960 से 1970s तक, जो कि कहां पे हुआ था, वो स्टेट्स जो कि थोड़ा रिच स्टेट्स माने जाते हैं, पंजाब में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ओके, सो इन स्टेट्स में आपका फेज 1 ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इफेक्टिवली हुआ था। कौन से ईयर था बताओ, फेज 1 कहां था? 1960s से 70s तक, ऐसे मान लो, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। नेक्स्ट इज फेज 2। तो ये एक बहुत लिमिटेड एरिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, जो कि बहुत रिच स्टेट से उन लोगों ने उसको किया था, और वो इतनी अच्छी से इंप्लीमेंट हुआ था कि उसके बाद 1970s से 1980s, मिड 70s से मिड 80s तक का जो टाइम था उसमें रेस्ट ऑफ द इंडिया ने उस चीज को अप्लाई कर लिया था। सो फिर से आते हैं, प्लीज लिंकेज समझो। लिंकेज क्या है? प्री इंडिपेंडेंस एक बहुत गैप था इन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, जमींदार के पास ज्यादा था, रेस्ट ऑफ द के पास कम था। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग आया, उसकी वजह से क्या हुआ, लैंड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। वो क्या था हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड जो था उसके ऊपर प्रोडक्शन की जब बात आई, तो प्रोडक्शन आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से 60s से 70s तक, मिड 60s से मिड 70s फेज 1, मिड 70s से मिड 80s स्टेज 2, इस तरीके से आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ये देखिए, ये जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसका फेज 1 रहा मिड 60s से मिड 70s, फेज 2 70s से 80s मिड में। जो एरिया थे जहां पे सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन फेज 1 में आया था, जिसको हम एफ्लुएंट स्टेट्स बोलते हैं, रिच स्टेट्स बोल सकते हैं, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तीनों आपके बुकअप में तीनों का नाम है। देन जब यहाँ पे बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, देन रेस्ट ऑफ द इंडिया में आपका फेज 2 अप्लाई हुआ था। ठीक है, लिख लो इस पोर्शन को, फिर आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसा क्या हुआ था कि इतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन हुआ? तो आंसर इज सर, यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ऐसी सीड्स का यूज किया गया था जो कि बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती थी। अब इन सीड्स के एक नुकसान या उनके एक प्री रिक्विजिट से जानते हैं क्या होता है? किसी भी चीज को चालू करने के लिए प्री रिक्विजिट्स होते हैं। वो हो अगर आपके पास तो ही आप उसे चालू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ वो आते हैं। पहले प्री रिक्विजिट्स का वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। प्री रिक्वायरमेंट्स, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, प्री रिक्विजिट्स। अब आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो क्या प्री रिक्विजिट्स है? सर लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपका माइक सही होना चाहिए, आपका कैमरा सही होना चाहिए। दीज आर प्री रिक्विजिट्स। माइक कैमरा एक बार को अगर नहीं भी हो तो भी आपका ऑडियो जो आप सुन रहे हो वो आपको क्लियर आना चाहिए। सो दीज आर प्री रिक्विजिट्स। सो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करने के प्री रिक्विजिट्स क्या थे कि सर इसके अंदर हैवी फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, क्योंकि वो बहुत इजीली उसको आपका पेस्टिसाइड्स खा लेते थे, वो कम फर्टिलिटी में काम नहीं करते थे, फर्टिलाइजर्स उसको यूज करते तब जाके वो आउटकम देते थे। सो क्या प्री रिक्विजिट्स है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के? अगर आपको HYV सीड्स को यूज करना है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को, तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा और एक बहुत बैलेंस्ड क्वांटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आपके पास इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को अगर आपको प्रोड्यूस करना है। सो द पॉइंट हियर इज, हर कोई हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज नहीं कर सकता था। क्यों? बिकॉज द एक्सपेंडिचर फॉर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ये इंक्रीज होगा। एंड अगर इरिगेशन फैसिलिटी आपके एरिया में नहीं है, जो कि मॉनसून बेस्ड हुआ करता था, अभी भी काफी जगह पर होता है, तब तो बहुत ज्यादा हुआ करता था। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको और अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते थे। सो देयर वर 3 प्रीरिक्विजिट्स, 3 रिक्वायरमेंट्स टू यूज बिफोर यूजिंग आपके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्या क्या थे? फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है? फर्टिलाइजर्स का यूज होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का आपको यूज करना पड़ेगा इन अ बैलेंस्ड वे, इन अ प्रॉपर बैलेंस्ड वे। और थर्ड क्या था? इरिगेशन। पानी बहुत पीता है वो जो सीड होता था वो बहुत ज्यादा पानी पीता था। ओके, इसका आउटकम क्या निकल के आया? सर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। ठीक, अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा इंडिया के अंदर तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हम पहले फेस कर रहे थे वो सॉल्व होगी? बताओ, पहले क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे? हाँ यस, बिल्कुल ठीक सर। इंपोर्ट सर हमारा कम हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में और एक्सपोर्ट्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यस, फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं? सिंपल से आते हैं सर। पहले हमारे पास कम आउटपुट था तो आउटपुट बढ़ जाएगा। यस सर, एक तो हमारा आउटपुट बढ़ गया। अभी जो पहले हम सिर्फ सस्टेनेबल फार्मिंग करते थे, मी एज अ फार्मर, मैं सिर्फ इतना फार्म करता था कि मेरा घर चल जाए। अब ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो यहां पे होगा मार्केटेबल सरप्लस। वर्ड क्या है? मार्केटेबल सरप्लस। मुझे साल भर में अगर सपोज 100 केजीज ऑफ व्हीट लगता है और प्रोड्यूस हो गए 500 केजीज ऑफ व्हीट, तो कितना सरप्लस हुआ? 400। इसका मैं क्या करूंगा? मार्केट में सेल करूंगा। तो इंडिविजुअल लेवल पर जो बेनिफिट निकल के आया वो क्या था? सर मार्केटेबल सरप्लस। क्यों? क्योंकि सर नेशन लेवल पर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। ओके, तो ये दो प्रॉब्लम्स जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर हमने चीज पढ़ी थी। माइक्रो लेवल पे क्या था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मैक्रो लेवल पे क्या था? लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। याद है? हेलो, तो यही है। तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई किससे? हाई यील्ड वैरायटी सीड से। ओके, फिर क्या हुआ कि सर हमने लेस इंपोर्ट्स करे, ज्यादा हमने एक्सपोर्ट्स करे। नेक्स्ट हमने क्या किया कि सर जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी? क्या इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होगी? यस और नो? किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा आपका किसमें? जीडीपी ग्रोथ में। नेक्स्ट, ये आपका ना, जब बहुत ज्यादा सप्लाई होती है और डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है तो मार्केट प्राइस बढ़ती है कि डिक्रीज होती है? फिर से, जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड एज इट इज हो तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। सो इन दिस केस आल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केट प्राइस डिक्रीज हुई। व्हाई सो? सर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। मेकिंग सेंस? आपने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बफर स्टॉक का, याद है? नहीं? गवर्नमेंट बफर स्टॉक कर लेती है, गवर्नमेंट खुद स्टॉक बना लेती है इमरजेंसीज के लिए। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक इंक्रीज्ड विद इन द कंट्री। जब ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा तो गवर्नमेंट ने भी प्रोक्योर करा। तो कई लेवल्स ऑफ बेनिफिट्स थे। मैं आपके लिए वो स्लाइड ओपन अप कर देता हूं। स्लाइड ये वाली है, चेक करते हैं। सो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में हमने क्या देखा? क्या प्रीरिक्विजिट्स थे? यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, और तीसरा क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज। चेक करिए। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। हमने क्या ऑब्जर्व करे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के? इसको याद करने की जरूरत नहीं, लॉजिकली समझो। प्रॉब्लम क्या थी माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे? सर माइक्रो लेवल पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो यहां पर आप देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का अपोजिट क्या होगा? मार्केटेबल सरप्लस। सर वो होने लगा। इंडिया लेवल पे सर लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, सर हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स यहां पर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट सर इंपोर्ट्स हम अमेरिका से करते थे तो वो भी खत्म हो गया। हम लेस इंपोर्ट्स मोर एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स, देखो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट आपका इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ ड्यू टू एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर में जीडीपी ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, बफर स्टॉक आपका गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, रिड्यूस्ड मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस बेनिफिटेड लोअर इनकम ग्रुप्स। जब प्राइस डिक्रीज होगी तो लोअर इनकम ग्रुप के ऊपर भी कम लोड आएगा। क्लियर है पॉइंट सबको? लिख लो पहले ये सारे, फिर आगे देखते हैं। शुरू करें? स्टोरी कहां से चालू हुई हमारी? तो बार बार वही पहुंच जाते हैं। मैं जानबूझ के पहुंचता हूं, जैसे कि एक बार लिंकेज अगर दिमाग में रहेगी तो स्टोरी याद नहीं करनी पड़ेगी बार बार। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है प्री इंडिपेंडेंस, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सारी प्रॉब्लम्स थी, कहाँ का प्रॉब्लम्स देखी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम देखी थी हमने, इंडस्ट्री सेक्टर की प्रॉब्लम देखी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रॉब्लम्स देखी थी। सारी प्रॉब्लम्स हमने एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे देख लिया था। फिर हम आए सेकंड चैप्टर पर, फिर हमने उसमें जो एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अभी हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम को। कैसे? जो प्रॉब्लम थी आपकी, एक जगह बहुत ज्यादा लैंड था, एक जगह नहीं था, उसको हमने दो चीजों से पहले सॉल्व किया। फर्स्ट क्या था आपका? फर्स्ट क्या? लैंड रिफॉर्म्स। सेकंड क्या था आपका? लैंड सीलिंग। और उससे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो फाइनली अब हम आए, जब सबके पास लैंड है तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, तो उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट लेके आई, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। मुझे बताओ फेज 1 कब से कब तक चालू हुआ था? मिड 60s टू मिड 70s। ओके, फेज 2 कब तक चालू हुआ था? मिड 70s टू मिड यस, मिड 70s टू मिड 80s। ओके, आपका जो फेज 1 था वो कौन कौन से स्टेट्स में चालू हुआ था? फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया सर, ये जो आपके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन को सर किक इन किया, उसमें उसके प्री रिक्विजिट्स क्या थे कि सर फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, पेस्टिसाइड्स का उसमें यूज होता है। ठीक, बेनिफिट्स क्या हुए सर? जो भी प्रॉब्लम्स हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फेस कर रहे थे वो सारी प्रॉब्लम्स हमारा यहाँ पर एक फाइनल आउटकम ऑफ सॉल्यूशन के साथ निकल के आई। जो यहाँ पर हमने कितनी देखी है? 6 हमारे बेनिफिट्स निकल के आए यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स पर। लिमिटेशंस क्या हैं? एक बार सोच के बताओ, क्या ये खर्चा, कौन सा खर्चा? फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का और इरिगेशन फैसिलिटी का, क्या एक नॉर्मल फार्मर ये खर्चा कर सकता है? 1960s 70s 80s वाला फार्मर नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम थी, एक लिमिटेशन थी कि सर आपका सॉल्यूशन ही एक्सपेंसिव है। ठीक, ओके। सो पहली लिमिटेशन क्या थी कि सर जितने भी इनपुट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स अपने आप में, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम यूज कर रहे हैं सर, ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। सो ये आपकी एक लिमिटेशन थी कि सर ये बहुत हाई प्राइस्ड हुआ करते थे। फर्स्ट। सेकंड, अगर रिच पर्सन इसको यूज कर रहा है और पुअर यूज नहीं कर पा रहा है, एक रिच फार्मर इसको यूज कर रहा है, पुअर फार्मर इसको यूज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्या ग्रेजुअली रिच एंड पुअर का गैप बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा? बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर पुअर इसको यूज करना चाहता है और उसके पास कैपिटल नहीं है तो क्या वो लोन लेगा? यस, तो बर्डन ऑफ लोन इंक्रीज होगा। किसके ऊपर? एक स्मॉल फार्मर के ऊपर। एंड एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, जो आज भी है, कि लैंड के ऊपर इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स, इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालते हैं कि वो उसकी नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाती है। ये सबसे बड़ा लॉस है कि उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है आफ्टर यूजिंग हेवी पेस्टिसाइड्स एंड हेवी फर्टिलाइजर्स। अच्छा, इतने सारे पेस्टिसाइड्स क्यों यूज होते थे? क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो थे आपकी, वो पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट उसका सबसे ज्यादा अटैक होता था उनके ऊपर। इसलिए ये आपकी कुछ लिमिटेशंस थी, लॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया। कैसे किया? कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर उन्होंने सब्सिडीज प्रोवाइड करी, उसको कम दामों पे लेके आए। एक चीज। दूसरा, अगर एग्रीकल्चर कोई लोन लेना चाहता है तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने लीस्ट इंटरेस्ट के ऊपर आपका एग्रीकल्चर लोन देने की बात करी। चलिए देखते हैं एक बार इसको। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बाद है हमारे लिमिटेशन। देखो क्या क्या लिमिटेशन है हमारे पास। हाई प्राइस्ड इनपुट, हमारे सारे इनपुट हाई प्राइस्ड है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लास्ट वर्ड इज इरिगेशन इंफ्रा, इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। रिच पुअर का गैप जो था वो इंक्रीज होता जा रहा था क्योंकि रिच यूज कर रहा था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, पुअर नहीं कर पा रहा था। ये जो आपके HYV सीड्स हैं, इट इज प्रोन टू पेस्ट अटैक, तो स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत आती थी। बर्डन ऑफ लोन स्मॉल फार्मर्स के लिए दिक्कत थी, एंड लॉस ऑफ लैंड फर्टिलिटी सबकी दिक्कत थी। देन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था सब्सिडीज प्रोवाइड करके एंड लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करके। ठीक है, लिख लो इन पॉइंट्स को। बुक्स में इस तरीके से पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, स्टोरी फॉर्म में आप इसको इजीली समझ के लिख सकते हैं। लिख लीजिए।